हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है। यह मेनली क्लास 11 में रहता है और 12th के फिजिक्स में भी इसका कुछ पार्ट आ जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट्स एंड फॉर ऑल टाइप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला है सिस्टम। दूसरा है खुली प्रणाली, तीसरा बंद सिस्टम, चौथा अग्निकाय, पांचवा परिवेश। और इधर इन सब का परिभाषा दिया गया है जिन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत ही टाइम लगा देंगे। दिस फॉर ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट द मीन you skip this. So we have to proceed next page. अब देखिए आ गया इसे सातवां है चर बताएं। चर जो आवश्यक है किसी सिस्टम की स्थिति को परिभाषित करने में या दबाव, मात्रा, बड़े पैमाने पर सतह क्षेत्र आदि। आठवां राज्य के कार्य प्रणाली की संपत्ति जो केवल व्यवस्था की स्थिति निर्भर करती है और पथ पर नहीं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, राज्य का कार्य मतलब जो परिवेश है उसके अंदर का जो भाग है, क्योंकि हमने यहाँ एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हुए हैं। और नवा है गहन विशेषताएं, दसवां व्यापक गुण। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। और प्रोसेस, और ये आइसोबैरिक प्रक्रियाएं, एडियाबेटिक प्रक्रिया, फिर चक्रीय प्रक्रम, परिवर्ती प्रक्रिया, इरिजेंसिबल प्रोसेस। इस प्रकार की प्रक्रिया तेज और एक ही चरण में पूरी जाती है। इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता। सभी प्रक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं। और यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। उससे पहले आप लोग इसे एक बार अच्छे देख लें और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। दी आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इसका भी ले सकते हैं और इसका भी। तो चलिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिपेंड ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट हीट, एनर्जी एंड वर्क. Second energy, and third is work. So first of all we will study about heat source by Q, capital Q. तो गर्मी को हम इस प्रकार देखेंगे। ऊर्जा का आदान प्रदान प्रणाली के बीच होता है और जब वे अलग अलग तापमान पर होते हैं तो गर्मी के रूप में घेर लेते हैं। किसी भी सिस्टम में जोड़े गए हीट को एक पॉजिटिव साइन द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि सिस्टम से निकाले गए हीट को नेगेटिव साइन दिया जाता है। यह एक व्यापक संपत्ति है, राजकीय कार्य नहीं है। मतलब पात्र के अंदर से यह उत्पन्न नहीं होता है, इसे बाहर से दिया जाता है। और दूसरा ऊर्जा के रूप में ये देखिए थोड़ा सा मतलब यह कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा एक व्यापक संपत्ति है। मात्रक जूल। अब काम मीन्स वर्क। डब्ल्यू प्रोसीड करते हैं। बेसिक फार्मूला कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, अर्थात dW इज इक्वल टू F dx। सिस्टम पर किए गए कार्य को
सकारात्मक रूप से दिया जाता है, जबकि सिस्टम द्वारा किए गए कार्य को नकारात्मक संकेत दिया जाता है। जब हम पात्र पर अर्थात सिस्टम पर कोई कार्य करते हैं तो उसे प्लस पॉजिटिव दिखाते हैं, और जब सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो नेगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य से प्रयोग क्वेश्चन में किया जाता है। मैकेनिकल वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसी बाहरी दबाव के विरुद्ध सिस्टम के आयतन में परिवर्तन से जुड़ा कार्य होता है। परिवर्ती क्रिया के लिए किया गया कार्य यहाँ तो इंडिकेट कर देंगे V1 से V2 तक इनिशियल टू फाइनल P DW DV सॉरी, और द नेक्स्ट W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 upon V1 या -2.303 nRT log P1 by P2। एक आदर्श गैस के आइसोथर्मल प्रतिवर्ती संकोचन में किया गया कार्य W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 upon V1 is equal to -2.303 nRT log P1 upon P2। इसका भी मात्रा की इकाई जूल ही होता है। तो ये है कार्य। और अब हमारा आता है आंतरिक ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा में हम इसे कैपिटल E या कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा सिस्टम में मौजूद सभी स्वाभाविक प्रकार की ऊर्जा का योग, सिस्टम जितनी भी ऊर्जा है सबका योग आंतरिक ऊर्जा होगा। वो ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है। स्थिर तापमान और आयतन होने वाली प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा E इक्वल टू ऊष्मा परिवर्तन। डेल्टा E एक राज्य कार्य है, अर्थात किया गया कार्य। रिएक्शन E का मूल्य नेगेटिव या एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, जबकि यह एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं के लिए पॉजिटिव है। जी हाँ, तो अगर हम इस पे कार्य खुद करेंगे पात्र पे तो पॉजिटिव का यदि पात्र द्वारा कार्य किया जाएगा तो नेगेटिव का, इसे आपने पहले ही पढ़ लिया है। इसका मेन फार्मूला होता है आंतरिक ऊर्जा का डेल्टा इज इक्वल टू E फाइनल टू माइनस E इनिशियल। सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप लोगों को बेहतर समझ नहीं लगी क्योंकि फिगर से अच्छे तरीके से याद रहता है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। ऊष्मा प्रवाह गति का पहला नियम था ऊष्मा गति का पहला नियम। इसे देखते हैं हम लोग। ऊर्जा को तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, हालांकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो तो ब्रह्मांड में किसी भी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल उसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। सूत्र था अपना, सिस्टम द्वारा देखी गई ऊष्मा बराबर इसके आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रणाली द्वारा किया गया कार्य, यानी Q स्मॉल q इक्वल टू डी ई प्लस डब्ल्यू। एक अति सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। जब एक सूक्ष्म कार्य के लिए कार्य रहता है तो उसे डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और नीचे ये क्यू और ई का मतलब समझाया गया है किसी स्थिति में क्या होगा। नेक्स्ट एंथैल्पी, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी को अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी के लिए दो चीज़ों पर साधारणतः ध्यान रखा जाता है। इसे H प्लस ई एच इज इक्वल टू कैपिटल E प्लस P भी कहते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एक नियत दाब पर, स्थिर दाब पर डी एच इक्वल टू डी प्लस पी डी वी डिफरेंशिएट कर देंगे। केवल यांत्रिक कार्य को शामिल करने वाले प्रणाली के लिए डी एच इक्वल टू क्यू पी स्थिर दबाव पर, और एक्सोथर्मिक एंथैल्पी H बाहर ऊर्जा निकलती है उसके लिए H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम चीज़।
केवल यांत्रिक कार्यों को शामिल करने वाली प्रणाली के लिए DH इज इक्वल टू QP, एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाओं के लिए नेगेटिव। ऐसे आप पहले से ही जानते हैं, पहले हमने इसी के बारे में पढ़ा। अब एंथैल्पी H सही दोस्तों, फिर से वही कॉपी हो गया शायद। रिलेशन बिटवीन DH प्लस DE सूक्ष्म ऊर्जा और सूक्ष्म कार्य के लिए DH इक्वल टू DE प्लस DNG/RT, जहाँ DNG गैसीय उत्पादों में मोल्स की संख्या माने गैसीय अभिकारकों में मोल्स की संख्या है। और आगे ताप क्षमता, सिस्टम के तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा को ताप क्षमता कहते हैं, डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू स्मॉल q/dt। विशिष्ट ताप क्षमता किसी पदार्थ की 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री द्वारा बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डिवाइडेड बाई CS इक्वल टू ग्राम में गर्मी दक्षता, हीट कैपेसिटी इन ग्राम बाई मोलर मास। इसका फार्मूला है मोलर ताप क्षमता किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री द्वारा बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी या ताप। Cm इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी बाई मोलर मास। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर ताप पर किसी सिस्टम की तापीय क्षमता। Cv इज इक्वल टू dE/dt, फुल वॉल्यूम का निकालना है। और हीट कैपेसिटी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, ये फार्मूला होगा। और वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, और जब कोई हम रिएक्शन करते हैं तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, जहाँ पे C मोलर मास है, H हाइट, T टेम्परेचर इन केल्विन। नेक्स्ट, निरंतर गर्मी योग का हेस नियम या हेस का नियम। एक प्रतिक्रिया का कुल एंथैल्पी परिवर्तन समान है, भले ही प्रतिक्रिया एक चरण में हो या कई पूर्ण चरण में हो। अर्थात जब कोई अभिक्रिया होती है तो चाहे वह अभिक्रिया एक चरण में पूरी हो, चाहे एक से अधिक 2, 3 जैसे, उसकी एंथैल्पी जो उसमें ऊर्जा निकलती है वो समान ही होती है। हेस के नियम के अनुसार H इक्वल टू 1H1 प्लस 1H2 बॉर्न हैबर साइकिल ये दिया गया है, ये फिगर है। और हेस के नियम को लागू करने पर हमें 1H1 प्लस हाफ डेल्टा H2 प्लस H3 प्लस 4H4 प्लस डेल्टा H5 इक्वल टू FHF, अर्थात लैक्टिक ऊर्जा प्राप्त होता है। लैक्टिक ऊर्जा किसे कहते हैं? लैक्टिक ऊर्जा एंथैल्पी में परिवर्तन जो तब होता है जब एक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ का एक अणु उसके गैसीय आयनों से बनता है, लैक्टिक ऊर्जा कहलाता है। अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कुछ इस प्रकार है, जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्स बाई टी, जहाँ डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन है। एंट्रोपी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ दिया हुआ है, एंट्रोपी अनियमितता की डिग्री इस प्रकार यह कि अनियमितता में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। प्रणाली के कणों यानी डेल्टा एस बर्फ के पिघलने के लिए सकारात्मक है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, दिस फुलनाइल सोडोमाइड and the other one if यदि संतुलन पर के लिए कोई पात्र संतुलन पे है तो डेल्टा एस 0 होगा। एक सहज प्रक्रिया के लिए साधारण प्रक्रिया होती है तो डेल्टा एस 0 से अधिक होगा।
जो जानते हैं आप लोग। फिर गैस के एक समतापी परिवर्तन विस्तार में B2 एंटापी परिवर्तन, ये फॉर्मूला है हमारा। इसे डेल्टा C इक्वल टू 2.303 NR log V2 by V1, where V2 and V1 is equal to volume of system and bodies, and P1 by P2 is equal to pressure, and सहज प्रक्रिया जिसे हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं। सहज प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इस प्रकार के शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में या उचित दीक्षाओं के आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए उच्चतर से निचले स्तर तक तरल पदार्थक प्रवाह, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यस, आया। अर्थात कोई भी, जैसे आप लोग किसी एक बाल्टी, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे अभी हम स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए ये दो आपके पास बाल्टी हैं, कॉल्ड A एंड B, और मान लीजिए ये यहाँ तक भरा हुआ है पूरा ऐसे, और हाफ फिल्ड है इन द कंपेयर ऑफ बकेट है। यदि हम इसे किसी पाइप से जोड़ देंगे तो पानी A से तब तक B में आता रहेगा जब तक कि B का स्तर भी, B के पानी का लेवल भी A के बराबर ना हो जाए। कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये फॉर्मूला है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। यू कैन नोट डाउन इट, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्रिफ फ्री एनर्जी generated by delta G is equal to minus delta G is equal to delta H minus delta T delta S. Delta G is equal to nRT in log K equilibrium point. Delta G is equal to NFE cell, where N, F and D is given in your question. E cell means cathode minus anode. E cathode minus E anode से E से निकलेगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट डेल्टा G इक्वल 0। यदि साम्य अवस्था हो तो वहाँ पे गिब्स फ्री ऊर्जा शून्य होगी, और स्पॉन्टेनियस पॉइंट पर अर्थात प्रक्रियाओं में स्पॉन्टेनियस सहज प्रक्रियाओं में डेल्टा G का मान 0 से कम होगा। बॉन्ड ऊर्जा, गैसीय अणुओं में उस प्रकार के एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का औसत मात्रा। इसे कुछ इस प्रकार समझेंगे हम लोग। यदि N2 है तो अगर इफ N2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी ऊर्जा व्यर्थ होगी उसे ही बॉन्ड ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू कैन लर्न इट। एंड ये दोस्तों देखिए, ये कुछ फिजिक्स का है। मैंने सोचा जब चल ही रहा है तो इसी में इसको भी डाल देते हैं। तो दिस इज फ्रॉम फिजिक्स। सो बेसिकली इट इज कॉर्नर इंजन, W is equal to R T2 minus T1 log V2 by V1, Q is equal to R T2 log V2 by V1, W is equal to Q2, या W को निकाल सकते हैं T2 minus T1 by T2। एफिशिएंसी इन हीट, इसे हम लोग इस फार्मूला जो W by Q2 is equal to T2 minus T1 by T2 से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। सो चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जिस भी दोस्त को ज़रूरत हो। अपने छोटे भाई को दिखाएं, यदि ज़रूरत हो तो वैसे मत दिखा दीजिएगा, और आप भी इसका लाभ उठाएं। और आप लोग कहेंगे तो हम इसके कुछ टिप्स भी डाल देंगे। इफ़ यू वांट, so mention in comment box. Thank you.